गाड़ियां चालू कराने का सिलसिला इसी माह से होगा शुरू। सूबाई कमिश्नर कश्मीर। मीरवाइज कश्मीर को नजरबंद रखा गया। गलत बयानी सही नहीं है। कानून के दायरे में दफा 370 का केस जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए मजबूत है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाने से खौफजदा है। सजाद गनी लोन। जम्मू कश्मीर को खुसूसी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने दी थी और फिर पार्लियामेंट ने ही छीनी भी। 370 जम्मू कश्मीर के अवाम का मसला है, किसी पार्टी का एजेंडा नहीं। जिन लोगों ने यहां सालों साल हुकूमतें की वही 370 से बेखबर रहे। हकीम मोहम्मद यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं आपका मेजबान सईद रूफ फारूकी और स्पेशल रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे श्रीनगर के स्मार्ट सिटी से। स्मार्ट सिटी के अंदर अब नई नई सहूलियत रखने जा रही है जम्मू कश्मीर की सरकार, और कहा जा रहा है कि इसी माह से स्मार्ट सिटी के अंदर अब स्मार्ट गाड़ियां आपको चलती हुई नजर आएगी। और ये सारे जो मंसूबे हैं ये सरकार बना रही है और सरकार के लिए इन पर अमल भी जल्दी से हुआ। स्मार्ट सिटी पे काम चल रहा है और स्मार्ट सिटी के साथ साथ अब शहर के अंदर मुख्तलिफ जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर सरकार सामने आ रही है। और एक बड़ा प्रोग्राम स्मार्ट गाड़ियां चलाने का जो है वो अब शहर के अंदर देखा जाएगा और इसी माह इसकी मरहलावार तरीके से शुरुआत की जाएगी। और ये जो सर्विस है ये शुरू करने से यहाँ के आवाम को फायदा मिलेगा और रात देर गए तक ये जो सर्विस है ये लोगों के लिए जो है रहेगी। जो शाम देर गए जिन लोगों को मुश्किलात रहती थी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, अब उन लोगों के लिए ये सहूलियत जो है ये जम्मू कश्मीर सरकार कर रही है। ये कहना है डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरिया का। सर्विस में 100 बसेस जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चालू स्टार्ट हो जाएंगी हमारी। और पहला जो लॉट है वो एक तो ट्रायल बस आपने देखा होगा रेड कलर की जो चल रही है, उसकी ट्रायल टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा ये 100 बसें हर महीने जो है हमारी 30-30 बसें जो हैं ऐड होंगी। और 31 अगस्त से हम प्लान कर रहे हैं कि इसको और लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर दिया जाए। उससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम सोचते हैं वो ये है कि कम से कम इवनिंग आवर्स में, लेट इवनिंग आवर्स में लोगों को चलने में सहूलियत मिलेगी। और ये मेरा पूर्ण विश्वास है और ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। जनरल पब्लिक को क्या क्या फायदा हो सकते हैं? जनरल पब्लिक को मेरे भाई इतना फायदा होने वाला है उससे कि बसों की एक तो क्वालिटी आपने देखी होगी, उसको जरूर आप कवर करिएगा। फिर आपको अश्योर्ड सर्विस मिलेगी बस की, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपको जो है आपने देखा होगा नए बस स्टैंड भी हमने उसमें जो बनाए हैं, तो इट विल बी गेम चेंजर फॉर द श्रीनगर सिटी। बसों का लेट टाइम पे भी चलना एग्जैक्टली लेट टाइम। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया गया है और आज राजवाड़ा हंदवारा से शुरुआत हुई है। सजाद गनी लोन इलाके में गए थे जहां पे उन्होंने लोगों के मसाइल सुने। इस मौके पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक नजरबंद हैं और आज के दिन भी नजरबंद हैं। मैं पहले ही कहा था कि वो पहले से ही नजरबंद हैं और आज के डेट में नजरबंद हैं। जो उनके हवाले से बयानबाजी की जा रही है वो सही नहीं है। अगर वो आज के डेट में नजरबंद नहीं है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को चाहिए कि जो उसके घर के बाहर जो पहरा लगाया गया है उसको हटाया जाए। उन्होंने 370 के मुतल्लिक भी बात की। उन्होंने कहा कि उम्मीद है
फैसला जम्मू कश्मीर के आवाम के हक में आएगा, क्योंकि जो केस की नवियत है वो बड़ी स्ट्रांग है और ऐसा लग रहा है जिस तरह दलाइल सुने जा रहे हैं जज साहिबान की तरफ से और जिस तरह वुकला जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं वो दलाइल पेश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उम्मीद है कि ये जो फैसला है ये जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में आएगा। उनसे पूछा गया कि अगर हालात बेहतर है तो इंतखाबात के हवाले से उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे अब वक्त आ चुका है कि इंतखाबात कराए जाए, पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खौफजदा है जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात कराने को लेकर। हम चाहते हैं कि जिस किसी भी सरकार आए, जिस किसी भी की सरकार आए, पर यहाँ के लोगों को अवामी सरकार मिलनी चाहिए। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि उनको नज़रबंद रखा गया है और वो एक रिलीजियस लीडर हैं। लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत पॉलिटिकली ही नहीं बल्कि एज ए रिलीजियस लीडर भी। तो एलजी साहब को क्लियर कर देना चाहिए कि वो नज़रबंद है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वहाँ से पुलिस हटा दे, वो जाएं जहाँ उनकी मर्जी है। जिस तरह 370 और 35 हटाने के बाद जो है लोगों को अब बिल्कुल जो है पीस है, अमन है, फिर इलेक्शन क्यों नहीं है? जिस तरह आपकी पार्टी, सारी पार्टी ये कह रही है कि जल्द से जल्द वादी में इलेक्शन होनी चाहिए, तो आपकी नजरिया क्या है? अगर जो ये इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर इनको लगता है कि इतने हालात अच्छे हैं, तो यही इस वक्त जवाबदेह हैं हर जगह पूरी दुनिया में कि क्यों इन्होंने महरूम रखा है जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पॉपुलर सरकार से। कि आपकी पार्टी चाहते कि जल्द से जल्द वादी कश्मीर में? मैं तो चाहता हूँ अभी हो जाए। हमारा दुश्मन आए, हम आए, कोई और आए, कोई भी आए, लेकिन चुनी हुई सरकार। मुझे तो नहीं पता है कब क्या करेंगे। ऐसे तो लग रहा है कि ये खौफजदा हैं, ये शायद डर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक लिटिगेंट है, हम पिटिशनर हैं। तो हमारे जो वकील हैं राजीव धवन साहब, उन्होंने बखूबी आइन के दायरे के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का केस रखा। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। देखिए मैं आपको इफ यू लुक एट लॉ, अगर हम कानून की इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सरबराह मोहम्मद हकीम यासीन ने भी आज बात की है दफा 370 को लेकर। हकीम यासीन ने कहा कि ये हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया था, पार्लियामेंट ने ये जो खुसूसी पोजीशन जम्मू कश्मीर को दी थी, पार्लियामेंट ने ही दी थी और पार्लियामेंट ने इसको छीना है। उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा से हमें उम्मीद है कि ये जो फैसला है ये जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में आएगा। पर उन्होंने हकीम मोहम्मद यासीन ने तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यहाँ पे सालों साल हुकूमतें की, जो पार्लियामेंट के अंदर भी रहे, वहाँ मिनिस्टर भी रहे, वही दफा 370 को लेकर बेखबर रहे। और अब आज उनको पता चल रहा है दफा 370 को लेकर, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वुकला दलाइल दे रहे हैं, तो वो दलाइल से अब उनको समझ आ रहा है कि 370 असल में है क्या। उन्होंने कहा आज वो लोग भी दफा 370 को लेकर बड़ी बातें कर रहे हैं जिनके आबा व अजदाद इसके हक में ही नहीं थे। उन्होंने कहा यह किसी सियासी पार्टी का एजेंडा नहीं, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के आवाम का मसला है और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को अपना हक जरूर मिलेगा। सत्तर का मामला है, ये हमें पहले सरकार ही ने दिया था, पार्लियामेंट ने ही दिया था। बबांगी दोहल में ये कहना चाहता हूँ कि ये हमसे छीना गया, जबरिया छीना गया, गैर कानूनी तौर छीना गया। अब ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, ज़ेर बहस है। हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से कि हम दयानतदारी पर है और ये हमारा हक है। दफ़ा 370 किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, बल्कि ये रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की धड़कन है, उनकी आवाज़ है, उनकी तमन्ना है, उनका फ्यूचर है। सारे लोग चाहते हैं और हम पुर उम्मीद है कि हमारा केस जो है वो हकीकत पर मुबनी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो वकला साहब इस हिस्ट्री के पस मंज़र में वहाँ पर दलाइल दे रहे हैं, कानूनी दलाइल पेश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल दलाइल पेश कर रहे हैं, उससे वाज़ह है कि यह हमसे छीना गया। और पूरी उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि इंशाअल्लाह ये बाज़त तरीके से हमें वापस मिलेगा। हर एक पार्टी इसको अपने एजेंडे में शामिल करना चाहती है। मैंने पहले ही कहा ये किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। यहाँ पर उन लोगों ने हुकूमतें साल हर साल की, पार्लियामेंट में भी रहे, मरकजी सरकार में भी ओहदों पर रही, मिनिस्टर रहे,
उन्होंने अगर काश उन्होंने उस वक्त इसकी तरफ तवज्जो दी होती, इसके मजबूती के लिए। आज जो वो दलाइल सुन रहे हैं वकला से, मुझे लगता है उनको इस बारे में बजाय खुद कोई इल्मियत नहीं है, सिर्फ दफा 370 याद रखा। इसका जो हुआ ये हमारे 52 से, जबकि हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करता था, हमारा अपना सुप्रीम कोर्ट था, उसी 370 के तहत 52 से ही बहुत सारे जो हमारे लीडरान हैं जिनका जम्मू कश्मीर के साथ ताल्लुक है, कई बार उन्होंने वाशकाफ अल्फाजों में इसको हटाने की बात की, और क्या कहेंगे लोगों को उन्होंने यूं ही समझा। आज वही लोग इसकी वकालत करते हैं जिनके आबा व अजदाद इसके इब्तिदा से ही खिलाफ थे। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मेरे कहने से या किसी के कहने से टाइटल चेंज नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक घर में नजरबंद न थे और ना है, बल्कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से उनको इजाफी सिक्योरिटी उनको तैनात की गई है और उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये एक सिक्योरिटी मामला है, बल्कि सरकार ने उनको नजरबंद नहीं रखा है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। उसके बाद सियासी जमातों के लीडरान ने उस पर रद्दमल दिया है कि असल हकायक क्या है। अगर मीरवाइज कश्मीर घर के अंदर है और नजरबंद नहीं, तो फिर किसी को जाने की इजाजत क्यों नहीं है, मीडिया उनके साथ मिल नहीं सकती है। ये सारे मामला डॉक्टर फारूक ने कल बात की कि मीडिया को अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है, या बाकी सारे जो लोग हैं उनको अलाउ क्यों नहीं किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने बात की। मुजफ्फर शाह ने कहा कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को लेकर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बयान दिया है वो बेबुनियाद है और वो हकाइक से सरासर दूर है। उन्होंने कहा कि मीरवाइज साहब आज के डेट में भी बंद है, और अगर नहीं बंद है तो उनके घर के बाहर जो अमला रखा गया है उनको हटाया जाए और लोगों से उनको मिलने की इजाजत दी जाए। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब गलत बोल रहे हैं। और दूसरी बात, आपने देखा जब 5 अगस्त का मामला हुआ, 8-8, 9-9 महीने हम लोग बंद रहे। वो कहते खुले, सैफुद्दीन सोज साहब खुला है, कोई बात नहीं है। वो दीवारों से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था मैं बंद हूं भाई, मुझे ना अंदर जाने बाहर जाने देते हैं, ना बाहर से लोगों को अंदर आने देते हैं। हम बंद थे, खालिदा जी, मैं, डॉक्टर कमाल साहब, और फिर मैंने आप इनको कोर्ट में घसीटा है। आ जाओ, बताओ, दिखाओ क्या किया तुमने, और हम छोड़ेंगे नहीं इनको, उनको जबरदस्त सजा मिलने वाली है। इसी तरह आज ये मीरवाइज साहब के साथ, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है हमारे जम्मू कश्मीर की, मजाक कर रहे हैं उनके साथ। ये मजाक, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपने जो बात कही उसमें कुछ वजन तो होगा ना। आपकी बात में तो आजकल वजन ही नहीं है। आप कह रहे हैं वो तो फ्री है। इधर शेर कश्मीर का नाम तब्दील करने को लेकर भी मुजफ्फर शाह ने बात की। उन्होंने कहा कि शेख साहब ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने यहाँ के लोगों के हुकूक के लिए हर वक्त जो बात की है, हर वक्त आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा 1947 में शेर कश्मीर ने यहाँ की अकलियत को बचाया और उनके बचाने के लिए इकदाम उठाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नाम तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। शेर कश्मीर एक बड़ी शख्सियत थी जो कि लोगों के दिलों में राज कर रही है। कर रहे हैं, उस शख्सियत का नाम चेंज कर रहे हैं जिसने यहां के लोगों को मालिकाना हुकूक दिए अपनी जमीन के, जिनने यहां पे एजुकेशन लाई। जो यहां पे बना हुआ है, चारों तरफ आप नजर दौड़ाएं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, उन्हीं का बनाया हुआ है। आपको उठा के जो हमारी रियासत थी, मेजॉरिटी जो मुस्लिम रियासत थी, जिनको कोई पूछता नहीं था, हमारे हिंदू भाई थे जो लोअर तबके से बताए जाते हैं, उनकी कोई पूछताछ नहीं थी। और बिलखुसूस 47 में एलजी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह साहब, शेरी कश्मीर ने ही यहां की अकलियत को, हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को, उनको मैसेकर से बचाया। एक जेनोसाइड होने वाला था उस वक्त।
आप वहां पे टनल पे नाम रख रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जिनकी हिंदू महासभा ने 4 लाख मुसलमानों का जम्मू में कत्लेआम कर दिया, उनका नाम रखेंगे? और शहरी कश्मीर का यहां से नाम हटाएंगे? शर्म है आप पर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से शोपियान में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें पार्टी के नायब सदर जफर मनहास मेहमान के तौर पर मौजूद रहे और इस के साथ साथ वहां पे बाकी लीडरान भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के शामिल रहे। इस मौके पर जो वर्कर थे उनको कहा गया है कि जो पार्टी का मंशूर है वो घर घर पहुंचाने में अपना करीदी रोल अदा करे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी यहाँ के लोगों की भलाई के लिए हर वक्त काम कर रही है। जफर मनहास ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की और उन्होंने बात करते हुए कहा कि दफा 370 और 35A जाने का हम सबको मलाल है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लोगों को वादे दिए गए थे वो वादे पूरे किए जाए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब असेंबली इंतखाबात कराए जाए, क्योंकि यहाँ के आवाम को अब अवामी हुकूमत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये सारी पार्टियों का एक स्टैंड है, इसमें सारी जो पार्टीज है, रीजनल पार्टीज है या नेशनल पार्टी है, सबका यही स्टैंड है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी अवाम को अवामी हुकूमत मिलनी चाहिए। हम में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसको आर्टिकल 370 जाने का मलाल ना हो, दुख ना हो, या 35A के जाने का मलाल ना हो, दुख ना हो, जो ये या ना चाहता हो कि हमें हमारी छीनी हुई ऑटोनॉमी लौटा दी जाए, जो 53 से ग्रेजुअली बतदरीज हमसे छीनी गई है। कोई भी जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल में लोगों की जो गालिब अक्सरियत है वो ये चाहते हैं कि उनसे जो वादे 47 से किए गए हैं उनको पूरा किया जाए, और जिस स्पिरिट पर, जिस जज्बे के साथ इल्हाक हुआ था 47 में, उस जज्बे को और उन कमिटमेंट्स को ईमानदारी से उनकी दोनों फरीक पैरवी करें। ये हम पहले से चाहते हैं, ये हमारा स्टैंड है, हम भी इस स्टैंड का एक हिस्सा है। लेकिन जब हम कहते हैं 370 अब आज के रोज वापस नहीं आएगा, हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जो पार्टी 370 की पहले दिन से दुश्मन थी, जो कश्मीरियों की ऑटोनॉमी की पहले से दुश्मन थी, जो लोग अब पूरे हिंदुस्तान में जो लोग ये बेच रहे हैं कि हमने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को आज़ाद किया, हिंदुस्तान का अंग बनाया, आप उनसे ये तवक्का रखते हैं कि वो आपको 370 वापस देंगे। हम कहते हैं ये झूठ है, वो उनसे हम वापस नहीं ला सकते। पार्लियामेंट पर उनका कब्जा है, जब तक पार्लियामेंट पर नई गवर्नमेंट नहीं आती, नई अक्सरियत नहीं आती, तब तक इस तरह की बात कहना ये लोगों को धोखा देने की बात है। मैंने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट उसमें नहीं कुछ कर सकती, मैं पार्लियामेंट में पॉलिटिकल बात कह रहा हूँ कि वापस वहां से नहीं आएगी। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी सरकार ने फैसला लिया था कि अब स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाएंगे ताकि आवाम को राहत मिले और सरकार को भी स्मार्ट मीटर नस्ब करने के हवाले से फायदा मिले। पर जहां पे भी स्मार्ट मीटर लगाने की कोशिश की जा रही है वहां पे लोग सरापा एहतजाज हो जाते हैं और सड़कों पर निकलकर सरकार के खिलाफ गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आज भी नटीपोरा के अंदर स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने के हवाले से लोगों ने एहतजाज किया। काफी वक्त तक पूरे इलाके में ट्रैफिक की नकल हरकत को बंद रखा गया है। और ये सिर्फ नटीपोरा की बात नहीं है, बल्कि अब गांव शहर यही सूरत हाल है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर कि अब स्मार्ट मीटर्स को लेकर एक नई बहस जो है वो शुरू हो चुकी है और अवाम एहतजाज कर रही है और सियासतदान इस पे बात कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि फिल वक्त इसको यहाँ पे न लगाया जाए, क्योंकि इक्तिसादी हालत जो लोगों की है वो अभी सही नहीं है। साल 2014 के सैलाब के बाद फिर कोविड-19 की वजह से लोगों की इक्तिसादी हालत में काफी ज्यादा कमजोरी आई है। सरकार को भी सोचना चाहिए, जब मौजून वक्त होगा तो उस वक्त स्मार्ट मीटर लगाया जाए। ये सियासी लीडरान भी बार बार बात कर रहे हैं। आज हमारे साथी फैसल रियाज ने चीफ इंजीनियर महकमे बिजली से बात की और उनसे पूछा कि एक तरफ लोग सरापा एहतिजाज है स्मार्ट मीटर्स को लेकर कि स्मार्ट मीटर्स नस्ब करने नहीं देते हैं, और दूसरी तरफ जो सरकार है, जो इंतजामिया है वो बजिद है कि नहीं जी स्मार्ट मीटर्स लगाने जरूरी है। चीफ इंजीनियर ने कहा
کہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اور اس ٹیکنالوجی کا فائدہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کو بھی لینا چاہیے. انہوں نے کہا یہ عوام کے فائدے کے لیے ہے, اس میں عوام کا بھی فائدہ ہے, سرکار کا بھی فائدہ ہے اور ہمیں اس فائدے کا استعمال کرنا ہوگا. سرکار کا فیصلہ ہے اور ملک بھر میں اسمارٹ میٹر لگ رہے ہیں, کیونکہ اسمارٹ میٹر ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے جس سے صارفین کو بھی فائدہ اور ڈپارٹمنٹ کو بھی فائدہ. ہمیں اس طرح سے فائدہ ہے کہ جو ہمارا فیلڈ سٹاف کا کام وہ کافی آسان ہو جاتا ہے. آج کی ڈیٹ میں ان کو ہر جگہ گھر گھر جا کے پولوں پہ چڑھ کے ریڈنگ نوٹ کرنی پڑتی ہے, جبکہ اسمارٹ میٹر سے یہ جو ریڈنگ ہے آٹومیٹکلی ہمارے ڈاٹا سینٹر میں جاتی ہے اور ایک بل جنریٹ ہوتا ہے. اور صارفین کے لیے بھی اس میں کافی آسانی ہے. صارفین امپاور ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ان کی ڈیلی کی کنزپشن ہے وہ اپنے جو اسمارٹ ایپ ہم نے لانچ کیا ہے اس کے ذریعے اپنی بجلی کی کنزپشن کنزیوم کر سکتے, یہ مانیٹر کر سکتے ہیں. اور یہ سلسلہ لاسٹ ایئر پچھلے سال شروع ہوا تھا. لاسٹ ایئر ہم نے قریب 58,000 میٹر لگائے تھے, وہ سلسلہ جاری ہے اور آج کے ڈیٹ میں ہم نے قریب 1,70,000 میٹر لگا چکے ہیں. نہ صرف یہ سری نگر شہر میں لگ رہے ہیں بلکہ جو باقی ٹاؤنز ہیں جیسے اننت ناگ ہے, بجبیارا ہے, پلوامہ ہے, بڈگام ہے, چاڈورہ ہے, بارہمولہ, سوپور, کپوارہ, ہندوارہ ہے, وہاں پہ میٹر لگ رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں جو باقی بھی ٹاؤنز ہیں وادی کے وہاں پہ بھی لگیں گے. کہیں اکا دکا جگہ پہ ہاں پروٹیسٹ ہوئے ہیں, سری نگر میں ہوئے ہیں اور بھی کئی جگہ ہوئے ہیں, لیکن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں کی ہے اور پولیس اتھارٹیز کے تعاون سے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے اور جنرلی یہ اچھی طرح یہ ریزالو ہوئے ہیں. لوگوں کے دلوں میں شاید کچھ خدشات ہیں, کچھ کنفیوژنز ہیں, ان سے مل بیٹھ کے ہم وہ دور کر رہے ہیں. اسمارٹ میٹر میں ریڈنگ میں کوئی فرق نہیں ہے, جیسے پہلے میٹر تھے ویسے یہ بھی ریکارڈ کرتا ہے. صرف اس میں یہ فائدہ ہے کہ یہ وداؤٹ اینی ہیومن انٹرونشن. ادھر سری نگر کی پریس کالونی میں الیکٹرک امپلائیز جو کہ محکمہ بجلی سے ہی ہے انہوں نے احتجاج کیا اور احتجاج کرنے کا مقصد ہے کہ جو ان کی تنخواہیں ہیں وہ ان کو واگزار کی جائے. وقت پہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں اور وہ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں, پول پر چڑھ کر یہاں عوام تک سہولیات دیتے ہیں, محکمے کا کام کر رہے ہیں, مگر جو سرکار ہے, محکمہ ہے, وہ جو ہم ان کے مسائل وہ حل نہیں کر رہے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ڈپارٹمنٹل پروموشن سے بھی جو یہ ملازم ہیں ان کو کافی وقت کے لیے دور رکھا گیا ہے. اب چاہیے سرکار کو کہ وہ جلد سے جلد ڈپارٹمنٹل پروموشن کے حوالے سے بھی فیصلہ لے لیں. ہم آج اس لیے یہاں پہ آئے ہیں, ہم کو وقت پہ تنخواہ نہیں مل رہی. تنخواہ ہمارا خالی تنخواہ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے ہمارا ورک, ہمارا کام, ہم کون سا دن رات ہم کام کرتے ہیں پولوں پہ چڑھ کے, دن رات ہم کام کرتے ہیں. پاور چلانے میں ہم اپنا کلیدی رول ادا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کی حادثاتی موت ہوئی ہے, کتنے ملازموں کی پولوں پہ چڑھ کے جلس کر گر جاتے ہیں, پھر بھی ہمیں تنخواہ وقت پہ نہیں ملتی ہے. ہماری ڈی پی سی جو ہمارا حق ہے, ہماری ڈی پی سی آپ دیکھ لیجئے, ہم ٹیکنیکل کام کرتے ہیں, لیکن ہم کو ٹیکنیکل جو ہم کو اس کا ملنا چاہیے وہ پوسٹ وہ بھی نہیں مل رہا ہے. وہ چھوڑو, ہم کو وقت پہ مان لیجئے. اس کے ساتھ ہی آج کی اسپیشل رپورٹ میں بس اتنا ہی. آپ گلستان نیوز کے ساتھ جڑے رہے. گلستان نیوز پہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.